हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और डे 19 ऑफ समापन 1.0 में 36 डेज का क्विक रिवीजन सीरीज है हमारा। 19वां दिन है, आधे से ज़्यादा मतलब 18 क्लासेस हो चुकी है, 19वीं क्लास है और अलजेब्रा का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। इसे देखने से पहले वो जरूर देखना, आपके लिए फिर ये क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप पहले वो क्लास देख लेते हो फिर यहां आते हो तो। ओके, आज मेनली हम लोग 19th डे पे हैं अलजेब्रा 2 और आज 20 अगस्त है। अगले 11 दिन में ध्यान रखना, इवन ये वाला जो वीक है ना 24 अगस्त तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ना आपका बिल्कुल एक क्लास चलता रहेगा 24 तक। हाँ, और नेक्स्ट वीक से ना आपको दिन के 2 वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखना मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक टॉपिक होगा जो ना आपको पेन टैब पे मिलेगा, कोई एक टॉपिक, ठीक है। आप बता देना कौन सा चाहिए। वैसे ज़्यादातर चांस है कि ट्रिग्नोमेट्री का ना पेन टैब पे मिले आपको, और क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो दिल्ली में शूट करना पड़ेगा तो मैं इनमें से कोई एक दिल्ली में शूट करूंगा। ओके, बाकी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी क्लास को। देखो, आज का जो टाइप है, टाइप से पहले मैं आपको बता दूं, पहले 2 टाइप्स हमने कर लिए थे, ठीक है। अलजेब्रा में से पहले 2 टाइप्स कर लिए थे, अभी बचे हुए जो 5 टाइप्स हैं वो मैं आज करवाऊंगा। रेफरेंस के लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीद सकते हो। ओके, इनसे ही क्वेश्चंस मैंने उठाया है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या दे रखा है, पहला कंडीशन ऑफ वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेसिकली होता गया है ना, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा इक्वेशन है से a1 अपॉन में x प्लस b1 अपॉन में y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ओके, अब देखो, अगर a अपॉन में a1 b अपॉन में b1 इक्वल हो, एक होता है a अपॉन में a1 इज इक्वल टू b अपॉन में b1 इज इक्वल टू c अपॉन में c1, और एक होता है a अपॉन में a1 इज इक्वल टू b अपॉन में b1 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन में c1। ये 3 दे रखे हैं। पहला है a अपॉन में a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन में b1। ध्यान रखना, अब पहला क्या है, a अपॉन में a1। 2 मिनट रुकना यार, एक कॉल आ रहा है। ओके, देखो बेसिकली ये 3 होते हैं। अगर कभी भी ये वाला लाइन आ जाए, a अपॉन में a1 इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन में b1, इसको कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यानी कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, ठीक है। चाहे वो a की हो चाहे वो b की हो, या फिर चाहे वो x की हो या या y की हो, ठीक है। जब a1 अपॉन में, जब a अपॉन में a1 इज इक्वल टू b अपॉन में b1 हो या इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। और जब a अपॉन में a1 b अपॉन में b1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो, तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। याद रहेगा, पहला वाला है क्या, बेसिकली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का, ठीक है। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये नो सॉल्यूशन का है। आई होप ये क्लियर होगा। इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन ले लो, क्या दे रखा है, 7x प्लस 8ky। देखो 7x प्लस 8ky माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में देखो, a 7 है, b हमारा 8k है और c हमारा माइनस 16 है। और एक और इक्वेशन दे रखा है क्या, 14x प्लस 112y
-21 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो A1 हमारा 14 हो जाएगा, B1 हमारा 112 हो जाएगा और C1 हमारा -21 आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, बेसिकली दीज इक्वेशंस आर पेयर ऑफ इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ही हम यू कह लो कि जो इनकंसिस्टेंट होता है ना उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन को। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो कुल मिला के होगा क्या इसमें, देखो कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, यानी 7 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 8 के अपॉन में 112 होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट मतलब कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये बराबर होगा। तो देख लो क्या सॉल्व हो जाएगा, 7 से कट गया ये, 2 से कटा 56, तो 8k इज इक्वल टू 56, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, k की वैल्यू क्या है 7, और ये इसका आंसर है। ये एसएससी के क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है, बार बार। ठीक है, तो कल की क्लास में हो सकता है लास्ट वाला टाइप आप उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये बहुत रेगुलर पूछा जाता है और मेंस में तो बहुत। अब देखो दो इक्वेशंस फिर से दे रखा है, क्या दे रखा है, px प्लस 6y इज इक्वल टू 3। देखो पहला इक्वेशन क्या है, px प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा दे रखा है 2x प्लस qy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों ही बराबर हो, यानी कि p अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में q इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3 हो। ठीक है, यानी कि देखो p अपॉन में t 2 1 के इक्वल होगा, 3/3 1 होता है। ओके, तो यहां से देखो p की वैल्यू 2 आ गई। ओके, और 6 अपॉन में q ऑल्सो इक्वल टू 1 है, तो q की वैल्यू भी 6 आ गई। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो 2 एंड 6 इज योर आंसर। 2 एंड 6, 6 एंड 2 नहीं, 2 एंड 6। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो, या यूं कह लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब होता है दो लाइन ऐसे हो, जैसे पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अब बोलोगे सर दूसरा लाइन तो आपने बनाया नहीं, बन गया इसी के ऊपर। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, या तो ये हो या फिर पैरेलल हो। पैरेलल वैसे नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल में तो टच ही नहीं होता ना, तो दो एक लाइन जब सेम जाता है तो उसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, देयर आर टू इक्वेशन, पहला क्या है 4x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 4x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगला है x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 6 बना लेना। ठीक है, ये बुक में भी गलत है, 6y बना लेना। ठीक है, अब देख रहे हो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, 4k था, आपसे k की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये बुक में भी ऐसा ही है, इसीलिए बिल्कुल टाइप हो गया, बट ये गलत है बुक में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ना पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दो लाइन है, दोनों एक दूसरे से कभी टच ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन में होता क्या है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या 4 अपॉन में x इज इक्वल टू 4k अपॉन में 6। ठीक है, सॉरी 4 अपॉन में 1, x नहीं लिखेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट को लिखते हैं मेनली, x के साथ 1 है। तो अब देख लो 4 से 4 कटा, k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 देखो, x y z आर नेचुरल नंबर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। ये बड़ा अच्छा है, देखो x y और z नेचुरल नंबर है, आप बताओ x प्लस वाई प्लस z कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपसे पूछ रहा है x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है अगर x y z नेचुरल नंबर है। आपको ना ये एज्यूम करके करना पड़ेगा। देखो x y z 6 के इक्वल है और x y z जो है ना वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है 0 से ज्यादा ही होगा, यानी 1 2 3 4 5। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, y की वैल्यू 2 ले लूं, z की वैल्यू 3 ले लूं, तो 6 आ रहा है ना, या फिर 1 प्लस में 3 प्लस में 2। क्लियर है, एक तो ये आ गया। अगला देखो, अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये 2 आ सकता है, ये भी 2 आ सकता है, या फिर ये 2 है तो ये 3 है, ये 1 है, या अगर ये 2 है तो ये 1 है या 3 है। और कोई वैल्यू पॉसिबल है? देखो पॉइंट्स में नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो अगर मैं x को 3 ले लूं तो ये 1, ये 2, ये 3,
ये 2, ये 1, क्या और वैल्यू पॉसिबल है? नहीं ना। तो कितने वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबल है। ओके, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 7। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस आर यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? देखो सिंपल, आपको ना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये याद रहना चाहिए। ये वाला जो लाइन है ना, बिल्कुल याद रखो। जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है तभी हम बोलते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना, उसमें इक्वल टू नहीं आता है, नॉट इक्वल टू आता है। क्या आता है? नॉट इक्वल टू। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, तो पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू होगा जिस पे नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। फॉर एग्जाम्पल दे क्या रखा है? 2x प्लस 3y माइनस 2k इज इक्वल टू 0, 5x प्लस ky प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो उस साइड है ना, मैं इस साइड लेकर आ गया हूं। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, होना क्या चाहिए कि 2 अपॉन में 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 अपॉन में k। ओके, तो कुल मिला के k इज नॉट इक्वल टू 15 अपॉन में 2। इसमें ना आंसर हमेशा ध्यान रखना नॉट इक्वल टू आएगा। जब कभी भी यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो k इज नॉट इक्वल टू 15/2, इसको टिक कर लेना। ठीक है, यहां पे नॉट इक्वल होना चाहिए। k इज नॉट इक्वल टू 15/2, यानी कि अगर मैं 15/2 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दूं ना, तो इसका सॉल्यूशन एक से ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए, तो एक सॉल्यूशन में बस यही होगा कि k 15/2 नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप 4 में क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स। देखो कल भी हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा था, जो जीरोस पढ़ रहे थे ना हम, उसी को हम रूट्स कहते हैं। बेसिकली देखो जैसे है क्या, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, जैसे मान लो इस इक्वेशन में x की वैल्यू एक ही आ रही है, मान लो इसको सॉल्व करने के बाद अगर x की वैल्यू 1 आ रही है या फिर 2 आए बस, लेकिन एक ही वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू नहीं आ रही, एक ही वैल्यू आ रही है। इवन दो की स्क्वायर है तो दो वैल्यू आनी चाहिए ना, बट दोनों वैल्यू 1 और 1 हो, तो उस केस में इसको कह सकते हो कि एक रूट्स है। अगर मान लो इसकी x की वैल्यू आ रही है 2 और 3, तो इसको हम बोलेंगे दो रूट्स। और x की वैल्यू मान लो इसमें ना कुछ आयोटा के फॉर्म में आए, नेगेटिव वगैरह में, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि रूट्स पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहां पे ना 3 इक्वेशंस लिए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करूं ना, ध्यान रखना ये, तो x की वैल्यू जो आएगी ना वो 3 आएगी। सॉल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड -2। और इसका मैंने निकाला नहीं है क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो होता क्या है, आप ना ऐसे में d निकालते हो, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। जैसे पहले वाले में d निकालोगे तो क्या आएगा? d b² यानी -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 1 इंटू 9, क्या आ रहा है? 0 ना, 0 आ रहा है ना। तो अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो 1 रूट क्या होगा? 1 रूट पॉसिबल। अगर d 0 से ज्यादा है तो 2 रूट पॉसिबल है। ठीक है, और इन दोनों ही केस में ना रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स बोले तो 1 2 3 4 5 1.6 1.7 ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर d 0 से कम है तो उस केस में ना इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इमेजिनरी रूट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, अगर मुझ आपसे पूछूं बताओ 16 का रूट क्या होता है, आप बोल दोगे सर +-4 होगा। ठीक है, या मान लो +4 होगा। ओके, अब अगर मैं पूछूं -16 का बताओ तो यहां दिक्कत आ जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, माइनस को सॉल्व करने के लिए माइनस के बदले ना हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर 16, -1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्क्वायर। अब ये बाहर आएगा ना रूट, तो 4 आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आयोटा आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? इमेजिनरी नंबर। ये जो आई है ना, ये हमने इमेजिन कर रखा है, ये एक्चुअली में नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो ऐसे रूट्स आते हैं जब d 0 से छोटा हो। बट आपके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आपसे ना कभी भी इमेजिनरी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे इन दो का पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे d पूछा जाए, इस वाले में देखो d क्या आएगा? d आ जाएगा 1, क्योंकि b² -4 इंटू 1 इंटू -6, तो 37 आ रहा है। यानी d 0 से ज्यादा है ना, तो देखो दो रूट्स पॉसिबल, 3 और -2। इसमें देखो d इज इक्वल टू b² -4a
सी। क्या आ रहा है? -3 ना, यानी 0 से कम ना, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब देखो, जैसे आप एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बना के सॉल्व करते हो, एक और तरीका होता है x निकालने का, एक और तरीका होता है, वो होता है ये -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें x निकालना हो तो आप इसको फैक्टर नहीं बना सकते, ये वाले तरीके से करोगे। देखो कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 3i, ठीक है, -3, क्योंकि यहाँ -3 आया था ना, अभी हमने किया था ना ये 1 - 4 अपॉन में 2। अब खुद देखो कि क्या ये √3 पॉसिबल है? क्या आप बाहर निकाल पाओगे इसको बिना आयोटा के? नहीं ना। तो जैसे ही आयोटा निकलेगा x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? वो इमेजिनरी होगा। बाकी इन दोनों में आप इस तरीके से आराम से निकालोगे, वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो दूसरा वाला इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ये वाला इक्वेशन लिया था, क्या था? x² - x - 6। इसको देखना, okay, let's take this example, x² - x - 6 is equal to 0. Okay, so we have x² - x - 6 is equal to 0. Okay, what we can do to find the value of x? Basically, what is the formula of x? -b plus minus b square minus 4ac upon में 2a. Here b is equal to -1 यानी minus into -1 plus minus b square. So -1 का स्क्वायर 1 -4a1 - 6, ओके, अपॉन में 2a यानी 2 into 1 2। नाउ 1 प्लस माइनस √37 अपॉन में 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट बट एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बट x की वैल्यू 3 and 2 आ जाना चाहिए था यार। b स्क्वायर माइनस 4ac बट ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना, ये सॉल्व नहीं हो, तो ये वैल्यू आ रही है x की वैल्यू। अगर बाई चांस वैसे सॉल्व करोगे तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। x को निकालने का एक तरीका ये भी है, बट ऐसे निकलेगा नहीं, तो उसको फैक्टरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फैक्टरी करना पड़ेगा। ये वाला तरीका बेसिकली इमेजिनरी नंबर के लिए, ध्यान रखना, रियल नंबर के लिए नहीं है। ये वाला जो लगता है ये इमेजिनरी के लिए लगता है, ओके, इमेजिनरी के लिए लगता है जब वैल्यू रूट वगैरह में आए ना आंसर, ठीक है। या फिर यूं कह लो कि ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में हो या रूट में हो उसमें ही लग पाएगा ये, जब फैक्टर निकालना पॉसिबल ना हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बताना इसका रूट्स क्या है। तो सबसे पहले देखो, दे क्या रखा है? x² - 6x + 9 is equal to 0. So here a is equal to 1, b is equal to -6 and c is equal to 9. Okay, now d की वैल्यू क्या आ जाएगी? b² यानी 36 -4 into 9 into 1 यानी 0 आ रहा है। डी 0 का मतलब क्या होता है? रियल आएगा और इक्वल आएगा। इक्वल यानी देखो x की दो वैल्यू पॉसिबल होगी और दोनों ही बराबर होंगे, तो उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। अगर 0 हो या फिर 0 से ज्यादा हो d की वैल्यू तो रियल ही होता है, ओके। और जब d इज इक्वल टू 0 हो तो उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल, और अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट आप उसको बोल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अब जैसे ये वाला है, इसमें दे रखा है हैड ओनली वन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c²। ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसका सिर्फ एक रूट पॉसिबल है, ओके। तो वी हैव 1 + a² x² प्लस में 2abx प्लस में b² - c² इज इक्वल टू 0। तो हियर वी हैव a इज इक्वल टू 1 + a², b इज इक्वल टू 2abx, तो मैं b1 a1 ना दे देता हूं, एंड c1 इज इक्वल टू b² - c²। अब देखो, अगर सिर्फ एक ही रूट है, इफ ओनली वन रूट इज पॉसिबल, देन व्हाट वी कैन से कि d इज इक्वल टू 0। d 0 है, क्लियर है, इज इट क्लियर? d की वैल्यू कितनी है? 0 है। नाउ व्हाट वी कैन से कि b1 का स्क्वायर -4a1 c1 शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए। b1 क्या है? 2abx, तो 2abx का स्क्वायर करोगे तो 4a² b², x नहीं लिखते, -4a1, a1 कितना था हमारा? 1 + a², और c1 कितना था? b² - c²। इसको सॉल्व करो और इसको इक्वल टू 0 रखो, ओके, इसको इक्वल टू 0 रखो। देखो क्या आएगा? 4a² b², ये तो ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इस 4 को अगर मैं अंदर लेके चले जाऊं यहीं पे,
तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, या फिर 4 को रहने दो अभी बाहर और इनको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। अब अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो देखो, जब मैं ए स्क्वायर से करता हूं तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये और ये तो कट गया, क्या आ रहा है, ये इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना। यहां तक आ रहा है आपका 4 ए स्क्वायर। अब देखो इसमें और इसमें 4 सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 4 सी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1, यहां बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, माइनस 4 बी स्क्वायर को उधर लिख चले गया। देखो आपसे पूछा सी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, 4 से 4 काट दो, क्या आ रहा है, सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल टू है बी स्क्वायर के। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, एक बार और देख लेना पीछे जाके। आज की क्लास वैसे ही छोटी होगी तो आप देख सकते हो। आपको बताना है कि इसमें रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स के लिए देखो हमें सिंपल डी निकालना होता है, डी इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर, बी यहां पे क्या है 4 ना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए सी, ए यहां 1 है सी 1 है तो 0 आ गया ना, 0 मतलब रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्लियर है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 1। ठीक है, रियल एंड इक्वल। ओके, आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, देखो 4x प्लस 2x आएगा, x की वैल्यू समथिंग 1/2 या माइनस 1/2 कुछ करके आएगा। सॉल्व करके देख सकते हो। अगला देखो, चलो अब आ गए हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस वगैरह। यहां ना थोड़ा सा आप कैलकुलेशन सीखोगे। ओके, अलजेब्रा का ही ये टाइप होता है, जो हम लीनियर पेयर्स वगैरह करते हैं ना, पॉलिनोमियल वगैरह, ये बचपन में पढ़ते थे, वही है। देखो क्या कह रहा है समझना, इन अ टीम ऑफ 10 पर्सन। अब आपको थोड़ा अर्थमेटिक का आभास होगा, ठीक है, इसमें अब हम अर्थमेटिक करने वाले क्योंकि एज के भी क्वेश्चंस करेंगे। इन अ टीम ऑफ 10 पर्सन 9 पर्सन स्पेंड 40 ईच ऑन देयर फूड एंड द रिमेनिंग 1 पर्सन स्पेंड 9 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 10 पर्सन। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड वॉज, देखो 10 आदमी हैं, 10 ने मिलकर x रुपए खर्च किए हैं, एवरेज कितना खर्च किया है x रुपीस। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना है 10x, टोटल खर्चा कितना है 10x, मैं मान के चल रहा हूं एवरेज x है। अब इसमें से 9 आदमी ने 40 रुपए करके भेजे खर्च किए हैं, तो 9 इंटू 4, 9 आदमी ने कितना किया है 360, और एक आदमी ने क्या किया है, एवरेज से 9 रुपए ज्यादा खर्च किया है, 360 प्लस में x प्लस 9 इतना खर्च किया है। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, यहां 10x था, x इधर आएगा तो 9x इज इक्वल टू 360 प्लस 9 369, x की वैल्यू आ जाएगी 41। क्या पूछा आपसे, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड वॉज, देखो x की वैल्यू 41 है और टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग ने 41 रुपए खर्च किया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 410। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, एक आदमी है 1/7 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। देखो अगर मान लो इसके पास 7 रुपए है ना, तो बेटी को कितना दिया है 1 रुपए। 1/7 का मतलब तो यही हुआ ना, बेटी को कितना दिया है 1 रुपए, बहुत कम दिया है रे। एंड द रिमेनिंग टू हिज सन टू बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग देम इफ द शेयर ऑफ ईच सन बी डबल ऑफ द डॉटर। देखो हमारे अकॉर्डिंग डॉटर को कितना मिला है 1 रुपए। अब ये कह रहा है जो बचा हुआ पैसा है 7 में से 1 दे दिया, अब ये जो 6 रुपए है ना इसने अपने बच्चों में बांट दिया। अब कितने बच्चे हैं ये भी तो नहीं पता ना हमें, बट ये कह रहा है कि हर बच्चे को ना जो बेटी को मिला था ना लड़के को उसका डबल मिल रहा है, यानी बेटी को 1 मिला तो सन 1 सन 2 सन 3। अब देख लो 2 रुपए इसको दे देंगे, 2 रुपए इसको दे देंगे, 2 रुपए इसको दे देंगे, 2 तिया 6 और 1 7। तो अब आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सन, कितने बेटे हैं इसके 3 बेटे हैं। ओके, आसान क्वेश्चन था। 36 देखो, अ सम ऑफ 2680 वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग अरिंदम बादल एंड कावेरी। देखो ए बी और के बीच में बांटना है इन सच अ मैनर दैट अरिंदम गेट, देखो ए गेट 3/5 ऑफ बादल एंड बादल गेट 4/7 ऑफ कावेरी।
यही तो कह रहा है ना। सो व्हाट वी कैन से कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3:5 है, और बी और के का जो रेशियो है वो 4:7 है। ओके, सो व्हाट वी कैन से ए बी और के, तो ए और बी का रेशियो है 3:5 और बी और के का रेशियो है 4:7। ये हमने कर रखा है। अब बोलोगे सर ये रेशियो पे आ गए हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ये रेशियो आ गया, यानी कि 2680 जो है ना वो इस रेशियो में बटना चाहिए था। 35 20 55 और 12 67। किसका वैल्यू पूछा है आपसे? आपसे पूछा बताओ कावेरी व्हाट इज बादल शेर, बादल को कितना मिलेगा? तो वैल्यू ऑफ 20 कितना आएगा? 4 से कट रहा है, 40 इंटू 20 कितना होता है? 800 रुपए। ओके, आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें आई डोंट थिंक हमें इतना टाइम देने की जरूरत है। एक फार्म है, समझना, एक फार्म में ना 60 हेन्स है, 55 गोट, ये बकरी वाला है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है, 12 हॉर्सेस एंड सम फार्मर, कुछ फार्मर भी है। फार्मर को मैं मैन लिख देता हूं, आदमी, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फिट इज 285 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ हेड, यानी जो हेड है ना वो फिट से 285 कम है। कितना है? 285 कम है। हेड का नंबर ऑफ हेड जो है ना वो नंबर ऑफ फिट से 285 कम है। तो मैं सबसे पहले तो मान लेता हूं एक्स आदमी है। अब एक बात बताओ, पहले तो मैं हेड काउंट करता हूं और फिर मैं फिट काउंट करूंगा, ठीक है। देखो 60 हेड के 60, सबके देखो सर तो एक ही होते हैं ना सबके, 55 है तो 55 हेड, 12 है तो 12 और x है तो x, तो कितना आ गया? 12 55 67 60 127 प्लस x। ओके, तो हेड आ गया 127 प्लस x। फिट कितना है? देखो एन के कितने पांव होते हैं बताओ? मुर्गा, मुर्गियां देखा है ना तुमने, मुर्गे मुर्गियां 2 होते हैं उनके, ठीक है। तो अगर 2 है तो 60 इंटू में 2 कह लो 120। बकरियों के तो 4 होते हैं ना, 220, ठीक है। लेग पीस से याद रखना इसको, इसके भी 4 होते हैं 48, और आदमी के तो 2 ही होते हैं 2x। तो नाउ नंबर ऑफ फीट कितना आएगा? 220 120 440 488 प्लस 2x। तो व्हाट वी कैन से 488 प्लस 2x माइनस 285, ठीक है। जहां एक्स वाई जेड आ जाए वो सब अलजेब्रा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 127 प्लस एक्स इज इक्वल टू 488 माइनस 285 बढ़ाओ 203 प्लस में 2x। फिट तो इतना ही आ रहा है ना यार। फाइंड द नंबर ऑफ फार्मर, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, कुछ तो गलती किया है हमने। हेड 60 55 12 एंड सम फार्मर 60 55 115 12 127, ठीक है। 60 इंटू में 2 120, ठीक है। 55 इंटू में 4 220, ठीक है। 12 इंटू में 4 48 भी ठीक है। 340, आहा देखो 388 होगा 388, ये 103 आ रहा है, ठीक है। नाउ एक्स को इधर और इसको इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ फार्मर कितने हैं? 24, ठीक है। ये थोड़ा सा काउंटिंग में गलती थी, आसान क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। अब देखो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। देखो इक्वल कब होता है? जब d की वैल्यू 0 आ जाए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू विल बी इक्वल, इक्वल तब होता है जब d की वैल्यू 0 हो, और d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर यानी माइनस आर का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या दे रखा था? 9x स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस 81। ओके, 9x स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है? 9 है, b है माइनस ए आर, तो माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है? 9, और c कितना है? 81 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी कैन से कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 81। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 4 का रूट 2, 3 9 का 3 और 81 का 9, 2 3 या 6 54 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 54 प्लस माइनस।
बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब प्लस लेना होता है कब माइनस लेना होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इस चीज को याद रखना कि अगर आर स्क्वायर 16 हो तो आर की वैल्यू आएगी +-4, और अगर आर इज इक्वल टू √16 हो तो आर की वैल्यू आएगी 4। रूट से बाहर पॉजिटिव जाता है और स्क्वायर अगर उधर जाता है तो प्लस माइनस में छोड़ता है। ये चीजें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन को खोलू ना, ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स प्लस में ab इज इक्वल टू 0, तो जो x की दो वैल्यू आ रही है ना वो है a और b। x की जो दो वैल्यू आ रही है वो क्या है, a और b। तो अब बताओ कि a और b क्या है, a और b का वैल्यू कितना है। ओके, अब देखो इक्वेशन भी दे रखा है, कुल मिला के हमें बस इतना पता है सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है -b/a, यानी -a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर a स्क्वायर बाय a, तो क्या आ जाएगा a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी ab/a। a से a कट गया, b आ गया। क्लियर है? देखो दो रूट्स है a और b और हमने माना है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा a है बीटा b है। सो व्हाट वी कैन से कि a प्लस b इज इक्वल टू a। अब देखो b की वैल्यू आ गई 0। यहां देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b, अल्फा यानी a इंटू b इज इक्वल टू b, तो b से b कटा, a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है। आपसे यही पूछा है a और b की वैल्यू बताओ, a 1 b 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी की प्रीवियस ईयर में। एक से ध्यान रखना, मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। बहुत बच्चों को लगता है कि सर बाहर से लाके करवा रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मैंने खुद वेरीफाई किए हैं। ओके, ये सब आए हुए हैं। टीचर्स इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि टफ है, जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों करना गलत यार, जब टॉपिक ईजी है तो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस एज के हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा था, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 24 ईयर। हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज है वो है 24 है। हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज है वो है 24। तो यहां से कह सकते हो हस्बैंड और वाइफ की एज का सम है 48। अब बोलोगे हाँ सर कह सकते हैं। द एज ऑफ देयर सन इज 1/9 ऑफ द एज ऑफ द हस्बैंड। अब देखो जो सन है ना, सन का एज वो हस्बैंड के एज से 9 टाइम्स कम है, 1/9 है। एंड द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू द हस्बैंड, और जो वाइफ का एज है ना वो हस्बैंड से 6 साल कम है। ओके, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 मेंबर ऑफ द फैमिली। अब आपको बताना है तीनों का एवरेज कितना होगा। सबसे पहले ये देखो, हस्बैंड प्लस वाइफ, वाइफ की वैल्यू क्या है, हस्बैंड -6 ना, इज इक्वल टू 48। यहां से देखोगे 2 इंटू हस्बैंड इज इक्वल टू 54। हस्बैंड की एज आ गई 27, हस्बैंड कितना आ गया 27। तो बताओ वाइफ कितनी होगी 21 साल, और बच्चा कितना हो जाएगा, हस्बैंड अपॉन में 3 9 3। ठीक है, यानी इस बच्ची का, इस लड़की का बाल विवाह हुआ है। ओके, 21 साल में ये मदर है तो 18 साल से पहले इसकी शादी हो गई होगी अगर ये इंडिया में है तो, बाकी बाहर तो। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन डिवाइडेड बाय 3, तो 27 11 48 3 51 बटे में 3 17 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बेसिक से करवाऊंगा, कोई ट्रिक्स नहीं, सिंपल बेसिक से करवाऊंगा। द एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता इज 30 ईयर। तो देखो सीता और गीता का सम कितना हो जाएगा 60, क्योंकि एवरेज 30 है तो डबल कर दो 60। इफ रीता रिप्लेसेस सीता, अगर सीता की जगह रीता आ जाए, द एवरेज एज विल बी 28 ईयर, तो ये 56 आ जाएगा। ओके, देखो सीता को हमने रीता से रिप्लेस कर दिया तो एवरेज एज 28 है, तो सम कितना आ जाएगा 56। आगे देखो, इफ रीता रिप्लेसेस गीता, अब देखो रीता गीता को रिप्लेस करे यानी कि सीता प्लस रीता, तो एवरेज एज हो जाता है 32 ईयर, तो सम 64 आ गया। क्लियर है? आपसे पूछा व्हाट इज द एज ऑफ सीता गीता एंड रीता। अब देखो कुछ मत करो, इन सबको ऐड कर दो, तो देखोगे डबल ऑफ सीता, डबल ऑफ रीता एंड डबल ऑफ गीता, s प्लस s 2s, g प्लस g 2g, r प्लस r 2g। ठीक है, दो कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 64 56 120 प्लस 60 180। तो व्हाट वी कैन से, सीता रीता और गीता का जो सम है ना वो है 90। ओके, अब देखो सीता और गीता 60 है तो रीता कितना 30, रीता और गीता 56 है तो सीता कितना 34,
और अगर सीता और रीता 64 है तो गीता कितना? 26। इसका पूछा आपसे सीता, गीता और रीता, तो सीता 34, गीता 26 और रीता 30। बहुत प्यार से हो जाएगा, इसमें ट्रिक्स वगैरह भी क्या लगोगे, ये तो बेसिक है बिल्कुल। एंड द लास्ट वन, अलजेब्रा में हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये थोड़ा सा ना टफ होने वाला है, तो आई वांट कि आप इसी को 2 बार करो, ठीक है। 7 years ago the ages of A and B were in the ratio 4:5। देखो आज से 7 साल पहले इनका जो एज का रेशियो था वो 4:7 था। आफ्टर 7 year, आज से 7 साल बाद इनके एज का जो रेशियो है ना वो 5:6 है, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ बी बताओ कितनी होगी। एक तो ये देखो, ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद, ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद, रेशियो 4:7 है, 5:6 सॉरी 4:5 है। वही देखो कि डिफरेंस सेम चेंज कैसे हो गया। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना इनके बीच का डिफरेंस सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि एज का डिफरेंस तो सेम ही रहता है ना। ओके, नाउ यहां पे देखो 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, कितना साल बढ़ रहा है? 1। बट 1 नहीं बढ़ना चाहिए। 1 क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? देखो बात हो रही है ये 7 साल पहले की, ये 7 साल बाद की, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 14 है ना, तो इसका डिफरेंस 14 कर दो। 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी मल्टीप्लाई करो 14 से, 14 इंटू में 4 56, 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 5 70, 14 इंटू में 6 84। ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद, ये ए का 7 साल पहले, ये बी का 7 साल पहले। क्या पूछा आपसे? द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी इससे 7 साल आगे होगा, यानी 77 ईयर। 77 ईयर। आई होप क्लियर होगा। नहीं हुआ है क्योंकि आपने एज वाला चैप्टर नहीं देखा है, मैंने एज का पूरा करवा रखा है। अब देखो इसको बेसिक से कैसे करेंगे। ए की उम्र को ए मान लूं, तो देखो ए में 7 साल पहले और बी 7 साल पहले, रेशियो कितना था? 4:5। क्लियर है? अब देखो 7 साल बाद, यानी A+7 और B+7 कितना दे रखा है? 5:6। 5:6 यही दे रखा था ना, यही दे रखा था। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन बन रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। सिंपल आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे एक इक्वेशन बनेगा आपका 5A माइनस 35 इज इक्वल टू 4B माइनस 28। इसको इधर ले आओ, 5A माइनस 4B इज इक्वल टू 7, और इसको सॉल्व करोगे तो 6A प्लस 42 इज इक्वल टू 5B प्लस 35। 6A माइनस 5B इज इक्वल टू -7। इन दो को सॉल्व करोगे, बी की वैल्यू आ जाएगी 77। बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको ये वाला ट्रिक्स आता है। तो ये ट्रिक्स मैंने जो है अपने एज का चैप्टर प्राइम टाइम 2.0 में ना एक 40-50 मिनट की एक वीडियो पड़ी हुई है एज का, वो देख लेना। मक्खन, मतलब जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं फिर, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कल से हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट है। बी ऑन टाइम। ओके, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।